वो पुलिस वाला अपने काम से घर से बाहर गया था, लेकिन फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। उसे ढूंढने में खुद उसके घर वालों से लेकर महकमे के लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। शुरुआती कोशिश में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। इस तरह करीब 4 महीने गुजर गए और फिर एक रोज़ अचानक गायब पुलिसकर्मी का सुराग मिला। तो कौन था वो पुलिसकर्मी? कहानी में आगे जानते हैं, लेकिन उससे पहले क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक अपने क्राइम चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी के लास्ट में कहानी के बारे में आपकी कोई भी राय हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कौन था पुलिसकर्मी और क्या हुआ था उसके साथ। ये खौफनाक वाक़या है राजस्थान के बूंदी शहर का। बूंदी के उस पुलिस वाले की ज़िंदगी में वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रोज़ वो अपने काम से घर से बाहर क्या निकला, फिर कभी लौटकर नहीं आया। उसे ढूंढने में खुद उसके घर वालों से लेकर महकमे के लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि ये मामला खुद उन्हीं के महकमे का था। शुरुआती कोशिश में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। इस तरह करीब 4 महीने गुजर गए और फिर एक रोज़ अचानक पुलिसकर्मी का सुराग मिला। सुराग एक सुनसान किले में दफन कंकाल की सूरत में। पुलिस कांस्टेबल अभिषेक शर्मा अपने घर से निकले तो थे और अपने घर वालों को ये बताया कि वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बूंदी पुलिस लाइन जा रहा है और ड्यूटी की वजह से रात को घर नहीं लौट पाएगा। रात गुजर गई और अगला दिन आया। सुबह निकल गई, दोपहर भी बीत गई, फिर से रात आई, मगर अभिषेक वापस नहीं आया। वक्त गुजरता जा रहा था और घर वालों की चिंता बढ़ती जा रही थी। इसी आलम में घर वालों ने अभिषेक को उसके मोबाइल पर फ़ोन करना शुरू किया, मगर फ़ोन लगातार बंद आ रहा था। चूँकि अभिषेक पुलिस लाइन की ड्यूटी पर थे, लिहाजा फ़ोन का यूं अचानक बंद हो जाना और फिर दोबारा शुरू ना होना घर वालों को फिक्र में डालने लगा। इसके बाद अभिषेक की तलाश के लिए घर वालों ने उसके दोस्तों, दफ्तर के लोगों और रिश्तेदारों से बात करना शुरू किया। अभी ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी कि तभी पुलिस लाइन से अभिषेक के एक साथी का फ़ोन आया। उसने बताया कि वो तो उस रात ड्यूटी पर पुलिस लाइन आया ही नहीं था। ये सुनकर घर वालों के होश उड़ गए, क्योंकि अभिषेक खास तौर पर घर वालों को बताकर के बाइक से निकला था कि वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पुलिस लाइन जा रहा है। जाहिर है घर वालों ने उसे ढूंढने के लिए अपने तमाम रिश्तेदारों और जानने वालों को लगा दिया और ये सिलसिला करीब हफ्ते भर तक चलता रहा। आखिरकार थक हार कर घर वालों ने बूंदी के कोतवाली थाने में अभिषेक की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। चूँकि अभिषेक खुद डिपार्टमेंट में था, लिहाजा घर वालों के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट के उसके साथी भी लगातार हर तरह से उसे खोजने की कोशिश कर रहे थे। बूंदी पुलिस के लिए अभिषेक की गुमशुदगी किसी चुनौती से कम नहीं थी, क्योंकि अब तक 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका था और उसकी कोई खबर नहीं लग रही थी। जांच शुरू हुई तो पता चला कि उस रात भले अभिषेक पुलिस लाइन नहीं पहुंचा था, मगर 12 साढ़े 12 बजे तक उसका फ़ोन एक्टिव था। लेकिन उसके बाद रहस्यमय तरीके से उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, फिर वो फ़ोन दोबारा ऑन नहीं हुआ। अब पुलिस के पास एक ही विकल्प था कि अभिषेक की फ़ोन की लास्ट लोकेशन पता की जाए, ताकि ये मालूम हो कि अगर वो ड्यूटी पर नहीं आया तो फिर गया कहाँ था। और जब पुलिस ने उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला तो इस मामले में उन्हें एक नई दिशा मिली। पुलिस को पता चला कि अभिषेक अपनी बाइक से बूंदी पुलिस लाइन आने की बजाय घर से 136 किलोमीटर दूर सीधे सवाई माधोपुर के बावली कस्बे में गया था और उसकी लास्ट लोकेशन भी उसी कस्बे में थी। वो भी किसी भीड़भाड़ या रिहायशी इलाके में नहीं, बल्कि विजयगढ़ किले में थी। इस आखिरी लोकेशन का वक्त भी रात 12 साढ़े 12 बजे का ही था, जब उसका मोबाइल लास्ट टाइम ऑन था। मोबाइल की लास्ट लोकेशन सामने आने के बाद पुलिस ने फिर घर वालों से बात कर ये जानने की कोशिश की कि आखिर उसका विजयगढ़ के किले या सवाई माधोपुर से रिश्ता क्या है। क्या वहाँ कोई अभिषेक का दोस्त या रिश्तेदार रहता है? इस जांच में पुलिस के सामने एक सच ये आया कि दरअसल अभिषेक की शादी इसी सवाई माधोपुर के जरवाड़ा गांव की रहने वाली दिव्या से हुई थी।
पुलिस ये जानना चाह रही थी कि कहीं अभिषेक उस रात अपने ससुराल वालों से मिलने तो नहीं गया था, क्योंकि घर वालों के मुताबिक अभिषेक और दिव्या के रिश्ते इन दिनों ठीक नहीं चल रहे थे। लिहाजा पुलिस ने उसकी गुमशुदगी की आपसी कलह के एंगल से खंगालने की कोशिश शुरू कर दी। मियाँ बीबी की ये आपसी कलह तलाक की नौबत तक पहुंच चुकी थी और इसकी अर्जी कोर्ट में दी जा चुकी थी। पुलिस के सामने अब सवाल ये था कि आखिर दोनों का रिश्ता तलाक तक पहुंचा क्यों, और तब इस मामले में एक नया मोड़ आया। पूछताछ में ये बात सामने आई कि अभिषेक के दिव्या की ममेरी बहन यानी साली श्यामा से नज़दीकी रिश्ते थे और दोनों के बीच जब ये रिश्ता कायम हुआ तब से ही जाहिर है उसकी बीवी दिव्या इसे पचा नहीं पा रही थी। दोनों में इस बात को लेकर अक्सर झगड़े होते रहते थे। दोनों घर वालों के समझाने के बाद भी बात किसी नतीजे तक नहीं पहुंच रही थी। लिहाजा दिव्या अपने मायके लौट आई थी और कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दी थी। अब जांच अभिषेक की साली पर आकर टिक गई और जब पुलिस ने साली का कच्चा चिट्ठा निकालना शुरू किया तो पता चला कि अभिषेक की साली श्यामा उसी बावली की रहने वाली है और उसका घर इसी विजयगढ़ के किले के नज़दीक है। लिहाजा पुलिस के शक की सुई अब जीजा साली के रिश्ते पर आकर टिक चुकी थी। अभिषेक को गायब हुए 4 महीने बीत चुके थे। पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे, मगर वो बढ़ रही दिशा में सही चल रहे थे। साली का नाम और तस्वीर सामने आते ही पुलिस को शुरुआती शक हो गया था, मगर अपने इस शक को यकीन में बदलने के लिए पुलिस श्यामा की कॉल डिटेल सामने आने तक का इंतज़ार कर रही थी। जब श्यामा के मोबाइल की डिटेल सामने आई तो उससे साफ हो गया कि अभिषेक के मर्डर में कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन ज़रूर है, मगर पुलिस इस बात से हैरान थी उसकी कॉल डिटेल में वो नंबर किसका था जिससे वो अभिषेक से ज़्यादा बात करती थी। अभिषेक मोबाइल जहां बंद हुआ वो सवाई माधोपुर था। अभिषेक के ससुराल वालों का घर भी उसी सवाई माधोपुर में था। जिस साली से उसके नाजायज़ संबंधों का खुलासा हुआ वो भी इसी सवाई माधोपुर में रहती थी। यानी अब जांच का केंद्र कुल मिलाकर बूंदी से निकलकर सवाई माधोपुर पर टिका हुआ था और अब शक की सीधी सुई अभिषेक की पत्नी और उसकी साली पर टिकी हुई थी। लिहाजा अब इस एंगल से पुलिस ने जांच शुरू की और अभिषेक की पत्नी और साली के मोबाइल कॉल्स डिटेल निकालना शुरू किया ताकि ये पता चल सके कि उस रात अभिषेक की लास्ट लोकेशन से सबसे नज़दीक कौन था, साली या बीवी। जब उन दोनों की कॉल डिटेल सामने आई तो पता चला अभिषेक शर्मा की उसकी पत्नी से तो नहीं मगर उसकी साली से अक्सर और देर रात तक बातें होती हैं और श्यामा की इसी कॉल डिटेल पुलिस को एक और नंबर मिला जिस पर वो अभिषेक से भी ज़्यादा बात करती थी। ये नंबर था सवाई माधोपुर का रहने वाला नवेद रंगरेज का। यानी एक ही वक्त में श्यामा के 2 लोगों से रिश्ते चल रहे थे। अब ये गुत्थी सुलझती जा रही थी। लिहाजा पुलिस ने अब ये जानने की कोशिश शुरू की कि आखिरी बार जब अभिषेक की लोकेशन विजयगढ़ के किले में थी तब श्यामा की लोकेशन क्या थी। तो जांच में पता चला कि विजयगढ़ के किले में जो लास्ट लोकेशन अभिषेक की थी और वही श्यामा की लोकेशन भी थी। इतना ही नहीं, जिस नावेद के नंबर वो अक्सर बात किया करती थी उसकी लोकेशन भी ठीक वहीं पर थी जहां इन दोनों की लोकेशन थी। अब पुलिस को ये यकीन हो चला था कि हो ना हो अभिषेक की गुमशुदगी से श्यामा और नावेद का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। मगर इस पूरी कयावत में तकरीबन 4 महीने का वक्त गुजर चुका था और पुलिस पर केस को सुलझाने का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने बगैर देर किए दोनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू हुई। पहले तो इन दोनों ने पुलिस को खूब गुमराह करने की कोशिश की, मगर जब पुलिस ने तीनों की मोबाइल लोकेशन सामने रखते हुए इनसे सख्ती से पूछताछ की तो श्यामा और नावेद के पास सच्चाई कबूलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। आखिरकार इन दोनों ने ये बात मान ली कि उन्होंने ही मिलकर 28 अगस्त 2019 की उस रात को अभिषेक का कत्ल कर दिया था। अब सवाल ये था कि आखिर अभिषेक की लाश कहाँ थी। पूछताछ में श्यामा और नावेद ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अभिषेक को मारने के बाद उसकी लाश उसी विजयगढ़ के किले में दफना दी थी,
मगर उसे दफनाने से पहले दोनों ने अभिषेक के कपड़े निकाल लिए थे और उन्हें नज़दीक की एक सुनसान जगह पर फेंक दिया था। इतना ही नहीं, जिस बाइक से अभिषेक बूंदी के सवाई माधोपुर के विजयगढ़ के किले में गया था, उसे भी चलाकर काफ़ी दूर ले जाकर एक कुएं में फेंक दिया था। कुल मिलाकर कातिलों ने कत्ल के सारे सबूत मिटाने की पूरी कोशिश कर ली थी। इकबाले जुर्म के बाद पुलिस श्यामा और नावेद को मौका वारदात पर लेकर गई और ये जानने की कोशिश की कि उन्होंने अभिषेक को कैसे मारा, उस जुड़े सबूत उन्होंने कहाँ छुपाए हुए हैं। कातिलों की निशानदेही पर पुलिस ने विजयगढ़ के किले से पुलिस कांस्टेबल अभिषेक की लाश निकाली, मगर ये लाश पुलिस को हाथ पूरे 110 रोज बाद लगी थी। लिहाजा अभिषेक की लाश कंकाल में तब्दील हो चुकी थी, जिसे देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ये अभिषेक की ही लाश है। कपड़े और अभिषेक से जुड़े तमाम सबूत कातिलों ने पहले ही खत्म कर दिए थे। हालांकि उस कंकाल के पोस्टमार्टम के बाद ये साफ हो गया कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि राजस्थान का पुलिस कांस्टेबल अभिषेक शर्मा ही है। लाश मिल चुकी थी, तमाम सबूत भी पुलिस के पास थे, मगर एक गुत्थी और थी, वो ये कि श्यामा और नावेद ने आखिर अभिषेक को क्यों मारा। तो इसके पीछे ये कहानी सामने आई। वो ये थी कि श्यामा जब से अभिषेक की ज़िंदगी में आई थी, तब से ही अभिषेक के घर में बड़ा उथल पुथल का माहौल था। और ये सब तब हुआ क्योंकि कुछ वक्त पहले श्यामा पहली बार अपनी ममेरी बहन दिव्या के घर बूंदी गई थी। इस दौरान वो अभिषेक के घर में करीब 20-25 दिन रही थी। बस यहीं से अभिषेक और श्यामा की नज़दीकियाँ बढ़ गईं और ये खबर जब दिव्या को पता चली तो घर में हंगामा मच गया। घर का माहौल बिगड़ता देखकर श्यामा वापस सवाई माधोपुर आ गई, मगर फिर कभी अभिषेक और दिव्या के रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए थे और बात तलाक तक पहुंच गई थी। श्यामा की इन तस्वीरों और वीडियो को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो एक आज़ाद ख्याल की लड़की है, जिसने न सिर्फ अपने जीजा का घर बर्बाद किया बल्कि नावेद के साथ भी रिश्ते में थी। पुलिस ने श्यामा से एक लाजिम सवाल किया कि जब वो अपने जीजा से प्यार करती थी तो फिर उसने उसका कत्ल क्यों किया। बकौल श्यामा अब वो अभिषेक से अलग होकर नावेद के साथ रिश्तों के परवाज देना चाहती थी। इतना ही नहीं, श्यामा नावेद के साथ शादी भी करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक दोहरी मुसीबत में फंस गया था। एक तरफ तो उसकी पत्नी दिव्या उसे छोड़कर जा चुकी थी, दूसरा अब श्यामा उससे पीछा छुड़ा रही थी। कुल मिलाकर अभिषेक की हालत न खुदा ही मिला न विसाले सनम वाली ही हो गई। उसने श्यामा से अलग होने से इनकार कर दिया। अब अगर श्यामा को नावेद के साथ रहना था तो अभिषेक को रास्ते से हटना जरूरी था। लिहाजा दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली। 28 अगस्त 2019 को श्यामा ने अभिषेक को फ़ोन किया और विजयगढ़ के किले में अकेले मिलने के लिए बुलाया। अभिषेक को लगा कि उसकी डूबती नाव को श्यामा का सहारा मिल गया। वो घर वालों की ड्यूटी पर पुलिस लाइन जाने की बात बताकर बाइक से सवाई माधोपुर निकल गया। दोनों ने मिलकर रात में डिनर किया। इसी दौरान नावेद भी वहां आ गया। श्यामा ने बड़े दोस्ताना माहौल में नावेद का अभिषेक से परिचय करवाया। फिर दोनों ने यह तय किया कि वो रात के अंधेरे में ही घूमने के लिए विजयगढ़ के किले जाएंगे। जीजा अभिषेक को इस बात का कतई अंदाज़ा ही नहीं था कि वो अपनी शाली के ट्रैप में फंस चुका है। बहरहाल 2 अलग अलग बाइक पर सवार होकर तीनों लोग विजयगढ़ के किले पहुंचे। किले के अंदर जाने की प्लानिंग के मुताबिक नावेद ने लोहे की रॉड से अभिषेक पर पीछे से वार किया। अभिषेक वहीं बेहोश होकर गिर गया। इसके बाद नावेद और श्यामा ने उस पर कई बार वार किया, जिससे अभिषेक की मौत हो गई। कत्ल हो चुका था, अब बारी थी सबूत मिटाने की, जिसके सबसे पहले उसके मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया, कपड़े उतार कर जंगल में फेंके, बाइक को ले जाकर कुएं में डाल दिया। उसी विजयगढ़ के किले में गड्ढा कर दोनों ने अभिषेक की लाश को दफना दिया। लेकिन पुरानी कहावत है कि कातिल कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही जाता है। श्यामा और नावेद की मोबाइल की लोकेशन ने उनकी साजिश का खुलासा कर दिया और आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।